नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तैयारी इस तरह से करना है कि आजकल के एग्ज़ाम में अगर 100 प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसका 80% अगर मार्क्स आप लाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। कम से कम आपको 80% लाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तर्ज पर हम लोग रेलवे एनटीपीसी का विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स और वीवीआई इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है वो भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, आगे सेट प्रैक्टिस जैसे जैसे होते जाएगा तो पीछे से रिवीजन भी करते जाएंगे टेस्ट के रूप में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका रिवीजन करना, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। एग्जाम में आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पीछे से हम लोग टेस्ट के रूप में वीकली टेस्ट एक आपसे लेंगे और आपको उसमें जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो 90% से एबव आपको सही करना, ठीक है। यानी कि इसमें आपको 2 सेट का एक बार में टेस्ट लेंगे, ठीक है। देखिए आपके जो CBT 1 में है उसमें 30 मैथ रहता है ना, और 30 रीजनिंग रहेगा और 40 GK GS का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो GK GS का टेस्ट केवल लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि एक सेट में 40 GK GS पूछा जाएगा। तो 2 सेट का यानी कि 80 प्रश्न का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो 80 प्रश्न का अगर आप 80% निकालते हैं तो कितना होगा, 64, यानी कि 64 प्रश्न आपको सही करना है हर हाल में, ठीक है। और जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसका 90% सही करना है, यानी कि 80 का 90 करेंगे तो 8 9 72, ठीक है। यानी 72 प्रश्न आपको सही करना है जो कि रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम तो 64 हर हाल में सही करना है, ठीक है। अगर सही नहीं करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी में लापरवाही है, आपको पूरा मेहनत और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये सब का है ना पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड देंगे, तो पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिएगा और आप आंसर लिख लीजिएगा, फिर बाद में हम आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, या बाबर, या तो इनायत खान। तो बादशाहनामा की रचना किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। बादशाहनामा की रचना किसने किया, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। ये सब का पूरा डिटेल में और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो सभी बताए हुए हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जब किसी समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है। जब किसी समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ये क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लिख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है संतुलित समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, या तो दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम है, या तो बिहार में स्थित निजी उद्यम है, या तो गैर सरकारी संगठन है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इसमें बताना है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, वीर चक्र है, या तो परम विशिष्ट सेवा पदक है, या कीर्ति चक्र है, या तो परमवीर चक्र है। तो इसका आंसर क्या है, परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका ऑप्शन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, या यह
तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, या तीसरा ऑप्शन है कि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, या तो यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो इसलिए है कि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है, भारत के कक्षकरण किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के कक्षकरण किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? तो वाणिज्यिक क्षेत्र जो है ये निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कृषि, लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के लिए देता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? अप्रैल मार्च है, या तो जुलाई जून है, या तो अक्टूबर से सितंबर तक है, या तो जनवरी से दिसंबर तक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जुलाई से जून तक है। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष जो है जुलाई से जून तक है। बाकी वित्तीय वर्ष है जो बताते हैं आपको बताती है ना, ये अप्रैल से मार्च तक होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? वो क्या कहलाता है उस समय जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है? वो एफेलियन कहलाता है, या तो एंटीपोड, या तो पेरीहेलियन, या तो LD8 कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एफेलियन कहलाता है ना, अपहेलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो बायोगैस किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, या तो आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का, या तो मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का, या मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो बायोगैस मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका डायरेक्ट दिमाग में आंसर आ गया होगा, तो खटाक से टिक कर देना है, मीरा कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? निर्वाचन आयोग का, या तो वित्त आयोग का, लोक सेवा आयोग का, या तो योजना आयोग का। तो संविधान में किसका नहीं है? तो देखिए संविधान में निर्वाचन आयोग का है, यानी कि देखिए इसको ऐसे पकड़िएगा कि जिसका किसी भाग या तो अनुच्छेद में जिक्र है तो वो संवैधानिक में उसका जिक्र है। ठीक है, जैसे निर्वाचन अनुच्छेद 324 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। तो योजना आयोग नहीं है। ठीक है, योजना आयोग संवैधानिक निकाय ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिर का पूरा नाम क्या है? तो महाबलीपुरम का आप पढ़ते होंगे, इसका आंसर क्या होगा? महाबलीपुरम का रथ मंदिर है ना, पढ़ते होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है रथ। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, या तो गैल्वेनोमीटर, रेक्टिफायर, या तो ट्रांसफार्मर का। तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता है, किंतु बुरादा पानी को सोख लेता है। ये बुरादा उष्मा का कुचालक है, ये बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कि बुरादा उष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट है,
पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ओजोन परत किस मंडल में है? तो ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है ये बताना आपको। प्रशांत महासागर में है, या तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या तो आर्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ ये है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सतीश धवन, रवि मल्होत्रा, या तो राकेश शर्मा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, ड्रैगन्स सीड किसने लिखी है? तो ड्रैगन्स सीड किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है पर्ल एस वक ने लिखा है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल यहाँ स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? नासिक, आगरा, पुणे या देहरादून? तो भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? तो कैंसर का रूप कौन सा नहीं है? ग्लूकोमा, या तो लिम्फोमा, या तो कार्सिनोमा, या तो सारकोमा। ये कैंसर का कौन सा रूप नहीं है? तो ये ग्लूकोमा जो है ये आँख की बीमारी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में है, या तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, या तो तमिलनाडु में? तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि ये अम्ल दिया हुआ है, कार्बनिक अम्ल, लोरिक अम्ल, या ब्यूटेरिक अम्ल, या तो इरूसिक अम्ल। ये कहाँ, इसका स्रोत क्या है? सरसों का तेल, या तो मक्खन, या तो सोडा वाटर, या तो कोकोनट मिल्क। तो जैसे बात करते हैं पहले कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल ये किससे प्राप्त होता है ना? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए क्या होगा, है ना? कार्बनिक अम्ल मिलेगा आपको सोडा वाटर से। ठीक है, कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर से 1 का 3 हो जाएगा ना। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर से 1 का 3 हो जाएगा। और फिर बी में क्या है? लोरिक अम्ल। लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। लोरिक अम्ल किससे मिलेगा? कोकोनट मिल्क से मिलता है ना। बी का 4 हो जाएगा। और ब्यूटेरिक अम्ल जो है, ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है मक्खन से, है ना। ब्यूटेरिक बटर, ऐसे याद करवाए थे आपको, ब्यूटेरिक बटर से मिलता है ना, मक्खन से। और है इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल मिलेगा सरसों के तेल से। ठीक है, यानी कि डी का 1। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इस तरह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, एक आदर्श ईंधन की क्या क्वालिटी है उसका? सस्ता, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीयमान वाला, या उपर्युक्त सभी। एक आदर्श ईंधन का क्या क्वालिटी होता है? तो एक आदर्श ईंधन जो है ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में है, देहरादून में, श्रीनगर में, खंडाला में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है मसूरी में, है ना, मसूरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित थे? समाज सेवा से, या संगीत से, व्यंग्य चित्र से, या चलचित्र से? श्री के शंकर पिल्लई ये संबंधित थे व्यंग्य चित्र से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो तबला वादक इसमें कौन सा है? तो इस टाइप के प्रश्न क्या निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, एक वाद्य यंत्र से पूछा जाएगा,
उत्सव जो होता है, महोत्सव किस राज्य में कौन सा मनाया जाता है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है निश्चित रूप से, ठीक है। तो प्रसिद्ध तबला वादक इसमें कौन सा है? अली अकबर खान है, बिरजू महाराज, रविशंकर या तो स्वप्न कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वप्न कुमार जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक है। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की ओर तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन का पहला नियम है या दूसरा है या तीसरा है या तो इनमें से कोई नहीं है? नहीं, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ये कौन सा उदाहरण है? तो न्यूटन के गति का ये कौन सा नियम है? तो ये पहला नियम है ना, न्यूटन के गति का पहला नियम है, को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना। जड़त्व का नियम को ही न्यूटन का पहला गति का नियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो हमेशा प्रतिकारक या तो हमेशा आकर्षक या प्रतिकारक हो सकता है या तटस्थ। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका आंसर क्या होगा लिख लीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हमेशा आकर्षक होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा आकर्षक होता है। ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिसे इसने शुरू की। तो ई समीक्षा ये किसने शुरू किया? भारतीय रेलवे या तो NHAI या तो RBI या तो FIPB। तो ये भारतीय रेलवे ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है? तो निजीकरण की संभावित आलोचना कौन सा है ये पूछा है। निजी व्यवसायों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप या तो बाजार में प्रतिस्पर्धा और नवीनता में कमी या तो हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच या तो सार्वजनिक उद्यमों में नौकरशाही एवं कार्यकुशलता का विस्तार, है ना। इसमें कौन सा है निजीकरण की संभावित आलोचना है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच। नेक्स्ट है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? किस समिति ने रखा था मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव? स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी समिति, मोरारजी देसाई समिति या वर्मा समिति? ये रखा था स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ऐसे भी ध्यान आ जाएगा आपको कि जो मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है सबसे बड़ी निर्जल गोदी? कोचीन में या मारमा गोवा में, कोलकाता में या मुंबई में? तो ये मारमा गोवा में है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है मारमा गोवा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू की है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी मंडल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए जाना जाता है? यानी सबसे अधिक दारू किस राज्य में कौन पीता है? इसका आंसर क्या होगा ना? 38 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पियक्कड़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या तो एसिटिक एसिड या तो सल्फोनिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड कहा जाता है ना। एसिटिक एसिड
जो कि सिरका में पाया जाता है ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन ये सेट नंबर 1 का समाप्त होता है। अब सेट नंबर 2 में चलते हैं, 40 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, टोटल 80 प्रश्न है। तो सेट नंबर 2 का फिर 40 प्रश्न देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? समूह 2 और समूह 17, या तो समूह 1 या तो समूह 3, या समूह 1 और समूह 17, या समूह 2 या समूह 4 हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो हाइड्रोजन जो है मेल खाता है किससे? समूह 1 और समूह 17 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता। तो आपको याद आ गया होगा जो आपको बताएं, पिताजी है ना, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, मिश्र धातु है, तो पिताजी यानी पीतल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट आइस लिखी है? तो ये किसकी आत्मकथा है? एस अगेंस्ट आइस। ये साइना नेहवाल की है, या तो अनिल कुंबले, युवराज सिंह या सानिया मिर्जा? एस अगेंस्ट आइस किसकी आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? समांतर उच्च प्रतिरोध के साथ, या तो समांतर निम्न प्रतिरोध, या तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ, या तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ। तो यहाँ पर एक निम्न होगा है ना, एक निम्न होगा एक उच्च होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर उच्च वाला है ना, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से किससे? जॉब शेड्यूलर, या तो रिसोर्स शेड्यूलर, या तो सीपीयू शेड्यूलर, या तो प्रोसेस शेड्यूलर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जॉब शेड्यूलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, या तो रेडियम, या थोरियम, या तो मैग्नीज। तो आपको अगर याद है कि थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। तो थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, केरल का बात क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है थोरियम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, या तो अपशिष्ट पर्वत? तो हिमालय तो एक बलित पर्वत है जिसे मुर्दार पर्वत भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परतदार पर्वत। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर, या तो अपर बाड़ी दोआब नहर? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? पृथ्वी के सतह के निकट सूर्यास्त के बाद किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? सूर्य तापन, या तो स्थलीय विकिरण, चालन, या संवहन? तो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो
विकिरण के माध्यम से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा? विभ्रंश घाटी या यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, या तो नीलंबी घाटी। तो इसको यहाँ से रिलेट करके पकड़ लेना है कि पृथ्वी में विभ्रंश के कारण जो बनती है वो विभ्रंश घाटी कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है, या तो कोशिका, या तो वेना केवा, या तो फुफ्फुसीय शिरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पूछा है तो महाधमनी, इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट ऊर्जा पदार्थ को हटाती है? वो कौन सा है? क्वेश्चन फिर समझिए। प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? वो कौन सा है? बसा कोशिका, फ्लेम कोशिका, स्टेम कोशिका, या तो स्पंज कोशिका? तो वो है फ्लेम कोशिका। नेक्स्ट है, ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातु को गलाने में, दो धातुओं के संगलन के लिए, अपघर्षक के रूप में, या तो विस्फोटक के रूप में? तो ट्राइनाइट्रोटोल्यून TNT, तो आपको याद आ गया होगा कि TNT जो है वो विस्फोटक है, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, या तो मितव्ययी कटौती, या लेखानुदान, या तो सांकेतिक कटौती? ये क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सांकेतिक कटौती कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में एस्बेस्टोस का अग्रणी उत्पादक देश है, तो एस्बेस्टोस जो है सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादक होता है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, या तो आर्मेनिया? तो एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? वो है रूस। नेक्स्ट है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो बेटन कप किससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या तो वॉलीबॉल? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, यदि RBI नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? है ना, RBI जब नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होता है? ऋण सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋण सृजन बढ़ेगा। नेक्स्ट है, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? N2 को नाइट्रेट में, या तो N2 को नाइट्राइट में, या तो अमोनिया को नाइट्राइट में, या तो अमोनिया को N2 में? तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन करने की एक जैविक प्रक्रिया है क्या? नाइट्रीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो बॉर्डर लाइन तत्व कौन इसमें नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बोरोन, सिलिकॉन, पोलोनियम, या बिस्मथ? तो आपको सभी बता चुके हैं बॉर्डर लाइन तत्व कौन कौन सा होता है ना, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में जो होता है, और ये जो जिग जैग लाइन होता है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, उसके जो ऊपर नीचे सटा हुआ जो तत्व होता है वो बॉर्डर लाइन तत्व कहलाता है। वो आपको डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे वो जाकर जरूर देखिएगा वीडियो। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो बॉर्डर लाइन जो तत्व है वो सब आपको बता दिए। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा आपसे नहीं। तो यहाँ पर बिस्मथ जो है ये बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, बाकी बोरोन, सिलिकॉन, पोलोनियम ये बॉर्डर लाइन तत्व है।
नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है? कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो है अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है? सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु जो है किसका एक उदाहरण है? कोलाइड विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, विविध मिश्रण का। तो इस टाइप के प्रश्न आप ऑप्शन छाट के भी आसानी से टिक कर सकते हैं, है ना। एक मिश्र धातु जो है ये ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य देश था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का परदादा था, या तो अशोक का भाई, अशोक का पिता, या तो अशोक का दादा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, आप पढ़ते हैं तो आना चाहिए दिमाग में कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, यानी अशोक का दादा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में ये पूछा हुआ है। भाषाई आधार पर जो गठित पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, किसान, या तो जमींदार? तो खेतिहर मजदूर, किसान और जमींदार ये भाग लिया था। ये जो साहूकार है ये भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश है, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में भारी है, बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रिया है। तो देखिए ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित कर देता है, तो यानी बी को भगा देता है, यानी कि ए ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, अधिक है, बी की तुलना में क्या होगा? अधिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो कौन सा इसमें अम्ल है? तो आपको याद होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, H2SO4 ये क्या है? एक अम्ल है, अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं है। तो आपको मालूम होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये सभी गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। आप ऑप्शन में बताना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं है कहाँ? अजमेर में, औरंगाबाद, पटना, या तो जयपुर? तो इसका आंसर क्या है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो SSC CGL है सेंट्रल लेवल का, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो 180 दिनों में पूरी करनी होगी। नेक्स्ट है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा है? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, या तो सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो माता पिता का योगदान क्या होता है? अपने जीन्स का आधा हिस्सा, या अपने जीन्स का 3/4 हिस्सा, सभी जीन, या तो अपने जीन का 1/4 हिस्सा? यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक यौगिक का एक परमाणु, ये कथन सही है या गलत है? आपको ये जांच करना है ना। एक तत्व का एक अनमोल, ये कथन है ना, एक तत्व का एक अनमोल, या तो एक यौगिक का एक मोल, या तो
एक तत्व का एक परमाणु, कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है ना, एक यौगिक का एक परमाणु, ये गलत है क्योंकि एक यौगिक जो है ना एक से मतलब 2 से अधिक तत्वों से परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन कर सकता है कि पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? खमीर या प्लाज्मोडियम या हाइड्रा या तो प्लेनेरिया। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो हाइड्रा करता है। नेक्स्ट कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सन मतलब सूरज। अब दिमाग लगा लीजिए किस विटामिन को कहा जाएगा, ए, बी, सी या तो डी। तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब जैसे विटामिन से क्वेश्चन आया तो विटामिन के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिए कि विटामिन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें एक बार जरूर देखिएगा इसका डिस्कशन। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है और कौन कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या तो साइट्रिक अम्ल। क्या होगा आंसर उसका? ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं, तो किस अम्ल का? तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। रघुपति राघव राजाराम, ये किसने लिखा? रघुपति राघव राजाराम, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर या तो अरविंद घोष या तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? तो इसका आंसर क्या है आप लिख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, या तो वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, या इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कि संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में डैश में मतलब कब नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है, स्तंभों का मिलान करना है, यानी कि बसंत ऋतु जो है ये कब आता है? बसंत ऋतु कब आता है? वो महीना कौन सा? बसंत ऋतु चैत वैशाख में, या तो सावन भादो में, या तो ये आश्विन कार्तिक, ये सावन भादो, या तो ज्येष्ठ आषाढ़ है बसंत ऋतु। जिसको मिलान करना है आपको मिलाना है। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा? तो बसंत कब आती है? चैत वैशाख में। ग्रीष्म यानी गर्मी कब आती है? गर्मी आएगी जेठ आषाढ़, है ना। और वर्षा कब होगा? वर्षा सावन भादो में। और शरद ऋतु कब आती है? आश्विन कार्तिक में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1 है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 80 प्रश्न आपका होता है समाप्त। आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।